का लेक्चर। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ दैट इज मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। और आखिरी में मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो बेटा, जब भी हम सर्वेइंग चालू करते हैं तो हम सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव सर्वेइंग का क्या होता है कि टू कंप्यूट वेरियस क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा सर्वेइंग का, कि जो भी क्वांटिटी रहती है लाइक एरिया एंड वॉल्यूम, उसका कंप्यूटेशन, उसका मेजरमेंट हमको करना चाहिए। अब इसका मेजरमेंट ऑफ एरिया या मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की बात करूँ तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा मैं एरिया या वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी है, कुछ फॉर्मूलेज भी है, तो उन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आज जो मेजरमेंट ऑफ एरिया और वॉल्यूम में से जो चीज़ सबसे पहले जो चालू करने वाले हैं वो चीज़ है हमारी मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एरिया पहले हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की बाद में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सर्वेइंग, हमारा जो सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमको ये क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, एरिया और वॉल्यूम वाली, है ना, जितनी जितनी भी क्वांटिटी रहती है। अब देखिए क्या होता है कि पहले मैं आपसे मेजरमेंट ऑफ एरिया डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी मेरा एरिया का मेजरमेंट करता हूँ तो बेटा वो एरिया का मेजरमेंट दो चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है। शेप ऑफ द ट्रैक कैसा है, आपका जो ग्राउंड है वो किस तरीके के शेप, वो किसका शेप किस प्रकार का है। आपका ग्राउंड हो सकता है कि आपका जो प्लॉट है या फील्ड है जहाँ पर आपकी ज़मीन है, वहाँ पर जो शेप ऑफ द ग्राउंड है ना, वो कैसा हो सकता है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, या जमीन का टुकड़ा ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है। ठीक है। या फिर कुछ इरेगुलर शेप बाउंड्री हो उस एरिया की। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एरिया कैलकुलेशन, है ना। तो शेप पे काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करेगा कि किस मेथड के द्वारा आप एरिया का कंप्यूटेशन करेंगे, और आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए उस पर भी मेथड डिपेंड करेगा। तो देखिए जनरली यहाँ पर जब भी हम एरिया मेजरमेंट की बात करें बेटा, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो आप जाइए फील्ड पे और फील्ड मेजरमेंट करिए और आप एरिया निकाल लीजिए कि आपके फील्ड पे कितना एरिया है। या फिर आप क्या करिए कि जो आपका जो ग्राउंड एरिया है ना, उसका आप क्या बना लें, प्लान बना लें, है ना। अगर उसका प्लान है आपके पास तो प्रॉपर स्केलिंग लगा लीजिए आप प्लान पर, और उससे भी जो ग्राउंड एरिया है वो निकाल लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें हमने निकाली थी, एक आध क्वेश्चन भी करा था जब हमने जो फंडामेंटल सर्विंग में बात करी थी, तब हम लीनियर मेजरमेंट में, तब हमने सीखा भी था प्लान से कैसे एरिया निकालना है स्केलिंग लगा के। ठीक है बेटा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पहले ही जान ली थी। अब देखो, अगर आप लैंड सर्वे कर रहे हैं, अगर आपको मैंने बोला कि जाइए और लैंड का सर्वे करिए, तो लैंड के सर्वे में भी जो फॉरमेस्ट रीज़न होता है उस सर्वे करने का, वो होता है एरिया निकालना, है ना। लैंड के सर्वे में भी तो आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा, तभी तो आप काम कर पाओगे। इतना एरिया है, मान लीजिए का फैक्ट्री खोलनी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, आपके पास मेजरमेंट ऑफ एरिया रहेगा तब आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो को रिलेट होती है। ठीक है। तो इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चालू करता हूँ। अब बेटा देखिए, मान लीजिए कि आपको ग्राउंड का एरिया निकालने का मैंने बोला है, और जो एरिया है इट इज एनक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई पर्टिकुलर एरिया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बाउंड्री थी एरिया की वो कैसी स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि अपने एरिया को आपको सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर में तोड़ना चाहिए। मान लीजिए कि इस तरीके का फिगर है, तो आप चाहे तो उसको सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर में तोड़ दीजिए अपने एरिया को, है ना। जैसे यहाँ पर आप चाहे तो जो भी आपका कंप्लीट ग्राउंड एरिया है उसको आप सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर में तोड़ दीजिए। आप चाहे तो उसको रेक्टेंगल में तोड़ दीजिए, स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ट्राइंगल में तोड़ दीजिए। जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक बड़े ग्राउंड एरिया को मैंने ट्राइंगल के शेप में तोड़ दिया, है ना। अब ट्राइंगल का तो मेरे पास फार्मूला होता है, कैसे निकालता हूँ मैं ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूँ मुझे पता है। तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती है हमारी चीज़ें। ठीक है। इफ एरिया इज एंक्लोज्ड बाय स्ट्रेट लाइन, आपको क्या करना है, यू शुड डिवाइड दैट एरिया इनटू सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर। और सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो सकते हैं आपके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें होती है।
और अप्रोप्रिएट फार्मूला पता है आपको, तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आराम से एरिया निकाल सकते हो। लेकिन बेटा कभी कभी क्या रहता है कि जो बाउंड्री रहती है वो स्ट्रेट लाइन तो रहती नहीं, इरेगुलर रहती है, तब आपको अप्रोक्सीमेट मेथड लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड पढ़ने वाले हैं इसमें। इसमें एक तो हो गया हमारा मिड ऑर्डिनेट मेथड हो गया बेटा आपका, मिड ऑर्डिनेट मेथड पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हम एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, और फिर हम ट्रपोजाइडल रूल पढ़ेंगे, और आखिरी में हम लोग एक सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पढ़ लेंगे। तो वैसे तो काफ़ी सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये चार हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट के हिसाब से अगर आप लिख ले तो काफ़ी सही रहेगा। एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा प्लानीमीटर, है ना। ये प्लानीमीटर क्या करता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई इरेगुलर शेप का प्लान है आपके पास, है ना। इरेगुलर शेप का मान लो कोई फिगर है ना। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एरिया ऑफ इरेगुलर शेप ऑन प्लान। प्लान पे जो भी इरेगुलर शेप है उसका ये एरिया दे देगा आपको। कौन देगा, प्लानीमीटर। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एरिया ऑफ इरेगुलर शेप ऑन प्लान। ये पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, अब हम हमारा शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, बेसिकली हमने चालू कर दी है, लेकिन अभी तक हम जनरल बातें ही कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको जो एरिया कंप्यूटेशन कैसे करना है सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर का उसकी बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए कि रेक्टेंगल है तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू विड्थ कर दोगे। स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर कर दोगे, इस तरीके से आप एरिया निकाल लोगे। ट्राइंगल है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार का ट्राइंगल है, तो क्या कर दोगे, हाफ बेस इंटू हाइट कर दोगे। पेलोग्राम में तो बेस इंटू हाइट कर दोगे आप, है ना, ये हाइट है, पर्टिकुलर हाइट है। तो देखिए बेसिक बेसिक फार्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम। फिर आगे अप्रोक्सीमेट मेथड जो अभी तक हमने शायद पढ़े नहीं है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ट्रपेजियम होता है, ट्रपेजियम का एरिया निकालने का मैं बोलता, तो क्या करते हैं आप, तो एरिया को आप कैसे निकालोगे, बाय डिवाइडिंग फिगर इनटू टू ट्राइंगल। देखिए इसमें मैंने फिगर को दो ट्राइंगल में तोड़ा है और फिर एरिया निकाल दिया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रपोजाइट का एरिया निकालिए, तो ट्रपोजाइट का एरिया क्या करोगे बेटा, दो पैरेलल साइड्स है उनका सम ले लोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ले लोगे, है ना, और उसको आधा कर लोगे। तो क्या हो जाएगा, साइड का एवरेज जो भी आपका साइड है, पैरेलल साइड है, उनका एवरेज आ जाएगा, डिवाइड बाय फिर टू भी करना है ना। फिर उसको आप परपेंडिकुलर हाइट के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रपोजाइट। तो काफ़ी सारी सिंपल चीज़ें हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालना है उसका भी कुछ फार्मूला होता है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में हो गया ये, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे आपको निकालना है तो रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकालोगे आप, लेंथ ऑफ पेरीमीटर इंटू हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ राइट, इस प्रकार से आप निकालोगे। अब देखो यहाँ पर बेटा एक और मैंने यहाँ लिखा है ऑब्लिक ट्राइंगल का, ऑब्लिक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एस की वैल्यू निकालनी है। अब ये एस क्या होता है, जो भी तीनों साइड है ट्राइंगल के, ए बी सी साइड, उन तीनों साइड का समेशन ले लीजिए, यानी पेरीमीटर ले लीजिए आप ट्राइंगल का, उसको आधा कर दीजिए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू कर दीजिए आप। तो यहाँ से आपको एस की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो एस की वैल्यू है ये इसके द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, बेटा ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर हीरोज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्म, हीरोन्स हीरोन्स फार्मूला, है ना। ये हमने 9th क्लास में पढ़ाई है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, वैसे पहले ही पढ़ लिया हमने बेटा। वी आर जस्ट रिवाइजिंग डेट, है ना, केवल रिवाइज कर रहे हैं उसको। मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा गो एंड डिटरमाइन एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, है ना। आप एरिया ऑफ सेगमेंट तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ बोला कि जाइए ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए ए सी बी, है ना, ए सी बी निकालिए आप इसी पर्टिकुलर सेगमेंट का। तो आप उसको कैसे निकालोगे, आप तो पहले जाइए और पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, जो भी पूरा सेक्टर बनता है। तो सेक्टर के एरिया में से आप ट्राइंगल के एरिया को घटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा।
जैसे मैंने आपको यहाँ लिख भी दिया है। अब यहाँ पर पूरा जो सेक्टर है, सेक्टर क्या है मेरा, ए सी डी है, इसका आपको एरिया निकालना था। तो आपने क्या करा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू अल्फा कर दिया। यहाँ से पूरा सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब अल्फा क्या है कि यहाँ पर जो कोड है आपकी, कोड है ए बी, यहाँ पर इस कोड के जो दो पॉइंट है ए एंड बी, तो ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल क्या कर रहे होंगे, सस्टेन कर रहे होंगे। तो उस एंगल को मैंने बोल दिया बेटा अल्फा। अब ये जो अल्फा एंगल है, इसके कारण कितना एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है वो हमें मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू अल्फा के द्वारा। अब ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, इसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल घटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यू विल गेट योर एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा बेटा, हाफ में, अब देखो ये जो है इसका बेस, ट्राइंगल का जो बेस है वो बनता है आपका 2r sin अल्फा/2। ट्रिग्नोमेट्री के दौरान ही निकाल रहा हूँ मैं। तो ट्राइंगल का जो बेस है वो है आपका 2r sin अल्फा/2। लेकिन ये ट्राइंगल की जो हाइट है ना, वो कैसे निकालोगे, उसको भी आप ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा निकाल सकते हो। तो वो आ जाएगी आपकी r cos अल्फा/2। ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे अब हम बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड की। अप्रोक्सीमेट मेथड में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा मिड ऑर्डिनेट मेथड। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट मेथड में आपको डिस्कस करवा देता हूँ। अब देखिए बेटा, मिड ऑर्डिनेट मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में मैंने क्या करा है कि एक बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, उस बड़े एरिया को मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में तोड़ा। मतलब बड़ी एरिया को मैंने डिवीजन में तोड़ा, है ना। और हर डिवीजन की जो लंबाई थी वो मैंने रख दी बेटा डी, है ना। आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ा बड़ा एरिया था उसको पहला डिवीजन में मैंने तोड़ा, और उसकी सॉरी उसकी मैंने जो लेंथ रख दी उस पर्टिकुलर डिवीजन की, वो डी लेंथ रख दी। दूसरे डिवीजन की भी मैंने लेंथ कितनी रख दी बेटा, डी रख दी। थर्ड डिवीजन की भी मैंने लेंथ रख दी डी। ठीक है। अब ये जो डिवीजन थे, तो यहाँ पर इनके मैंने इनके ये जो डिवीजन बना रहे थे, ऑफसेट ही बना रहे थे बेटा। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट डिवीजन था उसको O1 और O2 ऑफसेट बना रहे थे। तो यहाँ पर जो मिड पे था, जो मिड 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 ऑफसेट था, तो इस मेथड में मैं क्या करूँगा, मैं मिड ऑफसेट निकालता हूँ, है ना। मिड पर जो भी ऑफसेट है, जैसे यहाँ पर H1 H2 H3 जो देखोगे आप, तो ये हर डिवीजन का क्या है, मिडिल पे ऑफसेट की वैल्यू है। तो यहाँ पर मिड ऑर्डिनेट मेथड में मैं क्या करूँगा, मैं ऑफसेट को मेजर करूँगा, है ना। मिड 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 ऑर्डिनेट को मेजर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इस मेथड में जो जितने भी डिवीजन थे, हर डिवीजन के लिए मैंने क्या करा, ऑफसेट को मेजर करा। कहाँ पे मेजर करूँगा मैं ऑफसेट को, मिड पॉइंट ऑफ ईच डिवीजन करूँगा, हर डिवीजन के मिड पॉइंट पे करूँगा मैं। तो यहाँ से मुझे ऑफसेट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। पहले डिवीजन पे ऑफसेट की वैल्यू H1 आ जाएगी, सेकेंड पे H2 आ जाएगी, थर्ड पे H3 आ जाएगी। इस प्रकार से हर डिवीजन पे मुझे क्या करना है, ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है और हर डिवीजन के मिड पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है। तो एक बार ये जो ऑफसेट की वैल्यू आ जाएगी मुझे, है ना, दिस विल हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाट एरिया। अब यहाँ पर एरिया कैसे निकालना है बेटा, एवरेज ऑर्डिनेट को आपको निकालना है, और उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, लेंथ ऑफ बेस से, है ना, लेंथ ऑफ बेस से। अब एवरेज ऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, जितने भी जो जो मिड पॉइंट पे जो भी ऑफसेट आ रहे थे उनका आपको क्या ले लेना है बेटा, एवरेज ले लेना है। तो आपको एवरेज निकालना है ऑफसेट का, और उसको फिर आपको क्या करना है, और लेंथ ऑफ बेस से इंटू करना है। अब देखो, एक एक डिवीजन की लेंथ कितनी थी, एल, लेकिन नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे, एन थे। तो टोटल लेंथ ऑफ बेस कितना हो गया, सॉरी, एक एक जो डिवीजन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, डी थी। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एन थे। तो लेंथ ऑफ बेस कितनी होगी बेटा, एन डी। ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे, एन डी हो गई टोटल लेंथ ऑफ बेस। अब यहाँ आप देखोगे कि ये एन और ये एन तो कट जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। इस फार्मूले के द्वारा, ये जो फार्मूला बना है ये हमारा बना है मिड ऑर्डिनेट मेथड वाला फार्मूला। इसके द्वारा हम चीज़ों को करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा,
हमको मीड पॉइंट को ऑफसेट निकालने का नहीं बोला जाता। हमको बोला जाता जो ऑफसेट है एंड पे, डिवीजन का स्टार्टिंग में और डिवीजन के एंड पर, जो एंड एंड पर जो ऑफसेट है उसको आप निकालिए, है ना, और उसके द्वारा आप एरिया की कैलकुलेशन करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, आप वापस से फिगर में देखिए, यहाँ पर ये जो H1 था, H1 H2, इसको नहीं निकाला हमने। यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर डिवीजन था, है ना, उस डिवीजन की लेंथ मान लो डी, जो सेकंड डिवीजन पे आ जाओ उसकी लेंथ भी मान लो डी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हर डिवीजन की जो लंबाई है वो मैंने ले ली डी। ये पहली बात तो ये हो गई। तो यानी जितने भी डिवीजन है सबकी लंबाई कितनी बराबर है, यानी यहाँ पर जितने भी ऑफसेट है सबकी लंबाई मैंने बोल दिया बराबर है। यानी अगर मेरे पास एन एन डिवीजन है तो टोटल बेस लेंथ अगर मैं बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, एक डिवीजन की लंबाई इंटू एन। तो कितना हो जाएगा, ये डी इंटू एन हो जाएगा बेस लेंथ। वापस से वो सेम चीज़ है जो पिछली बार हमने डिस्कस करी थी पिछली बार। तो ये एल इक्वल टू एन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बेटा हमको एवरेज ऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन एवरेज ऑर्डिनेट किसका निकालना है, मिड पॉइंट वाले का नहीं, जो एंड पे जो ऑफसेट है उनका एवरेज लेना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट डिवीजन पे देखोगे तो इसके एंड पे दो ऑफसेट थे, O1 एंड O2, है ना। सिमिलरली जब आप देखोगे सेकेंड सेकेंड पे जाओगे, है ना, जब आप सेकेंड डिवीजन पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ पर O2 आ गया और O3 आ गया, है ना, फिर O4 आ गया, फिर O5 आ गया। तो आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे ऑफसेट की वैल्यू है ना। तीन ऑफसेट की वैल्यू को आप मेजर करना है। देखिए, सपोज इफ ऑफसेट O1 O2 डैश 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 अप टू O n प्लस 1 आर मेजर्ड एट एंड ऑफ ईच डिवीजन। हर डिवीजन के आखिर में आपको ऑफसेट की वैल्यू को मेजर करना है। और ये ऑफसेट के बीच की कितनी दूरी है, डी दूरी है। ठीक है बेटा, इनको आपको निकालना है। तो ये जितने भी ऑफसेट इनको आप प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय इनके नंबर से, जितने भी नंबर है इनका उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एवरेज ऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद उसको आप बेस लेंथ से आप इंटू कर देना, तो आपको एवरेज ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा जो एरिया होता है वो आप निकाल लो। ठीक है, वही चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, बस फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है। अब देखिए ट्रापेजॉइडल रूल में लगा में बात कर लेते हैं। तो बेटा क्या होता है कि जो आपका मीन ऑर्डिनेट मेथड है या आपका एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ये इतनी एक्यूरेसी नहीं देगा। लेकिन अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए तब आप जा सकते हैं किस पर, देन यू कैन गो टू विच मेथड, यू कैन गो फॉर ट्रापेजॉइडल रूल। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी देगा एज कम्पेयर टू मिड ऑर्डिनेट रूल एंड एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि यहाँ पर वापस से अगर मुझे सिंप्लीफाई करनी है चीज़ों को तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी जो लेंथ है ना, बहुत बड़ी लेंथ है, बहुत ज़्यादा एरिया होगा, तो यहाँ पर मैं डिवीज़न के रूप में काम करना चालू करूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि छोटे छोटे टुकड़ों में मैं एरिया को निकालूंगा, और हर टुकड़ा हर डिवीज़न की जो लंबाई है वो मैंने बोल दी डी, है ना। ठीक है, मैंने डी बोल दी हर टुकड़े की लंबाई। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हर डिवीज़न का एरिया निकाल लूँगा विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड, है ना। सेकंड वाले डिवीज़न का भी मैं एरिया निकाल लूँगा विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइड। ट्रापेजॉइड वाला जो फार्मूला था, हाफ सम ऑफ पेलर साइड इनटू हाइट। तो यहाँ से बड़ी एरिया को मैंने छोटे छोटे ट्रापेजॉइड में मान लीजिए तोड़ दिया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा बताइए एरिया फर्स्ट ट्रापेजॉइड, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर जो भी पैरेलल साइड्स है जो पहले ट्रापेजॉइड को बना रही है उसके पैरेलल साइड का सम ले लीजिए, आधा कर दीजिए, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है यानी डी दूरी, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो एरिया फर्स्ट ट्रापेजॉइड आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड का, थर्ड का और आखिरी में लास्ट ट्रापेजॉइड का भी आप एरिया निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो जितने भी ट्रापेजॉइड बने इन सबको ऐड कर देना, तो टोटल एरिया की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आप जब इसको सभी ट्रापेजॉइड के एरिया को प्लस करोगे तो कुछ इस प्रकार से बेटा फार्मूला बनेगा, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फार्मूला। अब आप देखें यहाँ पर O2 जो है, O2 O2/2 दो बार आ रहा है, O2/2। अब आप देखिए O3/2 भी दो बार आ रहा है ना, O3/2 भी दो बार आएगा। तो जो भी मेट पर जो ऑफसेट है वो दो दो बार आएंगे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला जो ऑफसेट है और जो लास्ट वाला ऑफसेट है उसकी वैल्यू एक ही बार आएगी।
तो यहाँ पर फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, एरिया इक्वल टू डी इंटू वन प्लस ओ एन बाई टू, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला ऑफसेट, डिवाइड बाई टू, प्लस ओ टू प्लस ओ थ्री डैश 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 अप टू ओ एन माइनस वन। कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। अच्छा, एन प्लस वन तक अगर लिया था तो यहाँ पर क्या कर देना, यहाँ पर एन प्लस वन कर दो, इसको ओ एन कर दो। ठीक है, चीज़ें वही है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने बोला आपसे सैमसंग वन थर्ड रूल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, कभी कभी क्या होती है कि जो हमारी बाउंड्रीज रहती है, एरिया की जो बाउंड्री रहती है, वो क्या रहती है बेटा, कर्व्ड शेप की, कर्व्ड रहती है। तो हमको सैमसंग वन थर्ड रूल लगाना चाहिए, है ना, तो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। if irregular boundaries are curved, then we should prefer Simpson one third rule, तो Simpson one third rule भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी ये, जैसे मान लीजिए कि ऑफसेट थे, इतने सारे ऑफसेट थे, इनके बीच में जो छोटी सी बाउंड्री बनती है, जो शॉर्ट बाउंड्री बनती है, तो ये शॉर्ट बाउंड्री को मैं क्या बोल दूंगा कि ये बेटा ये पैराबोलिक शेप में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट ऑर्डिनेट या ऑफसेट इज ए पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक आपको पैराबोला मानना है। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है आपको, सिंपल सा आप एक ही बात ध्यान रखिए कि इसका एरिया आपको निकालने का बोला जाए तो सिम्पसन वन थर्ड रूल है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बाहर लिखिए डी बाई थ्री। वन थर्ड रूल है तो थ्री तो आएगा ही बाहर, ठीक है, वन थर्ड। ठीक है, और डी क्या है, एक पर्टिकुलर डिवीजन, या फिर आप ऐसा बोलिए कि दो एडजेसेंट ऑर्डिनेट के बीच की दूरी है ना, जिसको डी बोला मैंने, वैसे ही सेम टू सेम। अब यहाँ पर हल्का सा अंतर क्या आएगा कि जो ब्रैकेट में आप लिखोगे, तो फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट को लिख देना, उनका प्लस, उनका सम कर देना, प्लस फोर टाइम आप करना जो भी इवन नंबर के ऑर्डिनेट मिल रहे हैं उनको आप सम करते जाना। और ये कहाँ तक करोगे आप, ओ एन माइनस वन तक करेंगे आप। ठीक है, फिर टू टाइम्स क्या करोगे, जो भी ओड वाले जो ऑर्डिनेट है उनका एडिशन कर देना। ये कहाँ तक जाएगा, ओ एन माइनस टू तक जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन वन थर्ड रूल। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ पर ये जब आप रूल लगाओगे तो एक चीज़ आप याद रखना कि जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं उनका नंबर कितना होना चाहिए, ओड होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट शुड बी ओड, है ना। यानी आपके ऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं बेटा, फाइव हो सकते हैं, सेवन हो सकते हैं, नाइन हो सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर नहीं हो सकते आपके ऑर्डिनेट के, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैंने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है और ये चीज़ लिखा भी दी है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। Simpson's rule is applicable only when there are odd number of offset। देखिए यहाँ पर ऑफसेट कितने थे, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ नहीं अप्लीकेबल होगा। या फिर इवन नंबर ऑफ सेगमेंट, देखिए यहाँ पर ऑफसेट कितने थे बेटा, ऑफसेट थे चार, और यहाँ पर सेगमेंट कितने बन रहे थे, तीन सेगमेंट या तीन डिवीजन बन रहे थे, है ना। तो सेगमेंट कितने बनेंगे, इवन बनेंगे। ऑफसेट अगर इवन ऑफसेट है तो सेगमेंट कितने कैसे बनेंगे, ऑड बनेंगे। हाँ, ऑफसेट कितने, ऑफसेट अगर इवन है तो सेगमेंट क्या बनेगा आपका, ऑड बनेगा बेटा, है ना। तब आप क्या करोगे कि सिम्पसन वन थर्ड रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके ऑफसेट कैसे हो बेटा, ऑड हो, जैसे इस केस में ऑफसेट कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर ऑफसेट ऑड है ना, ऑफसेट यहाँ पर कितने ऑड है। और यहाँ पर अगर आप सेगमेंट गिनते हो तो सेगमेंट कितने मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर सेगमेंट इवन मिल रहे हैं, फोर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिम्पसन वन थर्ड रूल को लगा सकते हो। लेकिन बेटा ऐसा जरूरी है कि हमेशा आपको ऑफसेट जो है वो और नंबर में ही दिए जाए, इवन नंबर ऑफ ऑफसेट भी हो सकते हैं। तब क्या करना है, तब कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं उसके बारे में। अब देखिए क्या है कि व्हेन इवन नंबर ऑफ ऑफसेट देन ऑल्सो
अगर मैंने बोला है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल को लगाना है तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल एरिया है उसको दो भागों में तोड़ लेना, A1 और A2, और A1 और A2 को आप प्लस कर देना बाद में, तो आपको टोटल एरिया ऑफ ग्राउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ इस एग्जांपल, तो यहाँ पर जो ऑफसेट थे, टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट वो कितने थे, 6 थे, यानी इवन थे, तो सिम्पसन रूल तो मैं लगा नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने क्या करा, ये टोटल एरिया था उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, A1 और A2। तो यहाँ पर जो A1 वाला एरिया है उसका मैं एरिया निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन रूल, और A2 वाला जो एरिया है उसका एरिया निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रापेजॉइडल रूल। तो यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया जस्ट बिफोर द लास्ट सेगमेंट, है ना, एरिया जस्ट बिफोर द लास्ट सेगमेंट, है ना, यहाँ आप देखिए एरिया अप टू द सेकंड लास्ट, ये जस्ट एरिया अप टू द सेकंड लास्ट सेगमेंट, इट हैज ओड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर A1 वाला एरिया, A1 वाले एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे बेटा कितने, 5, O1 O2 O3 O4 और O5, है ना, कितने मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे बेटा। तो ये जो 5 ऑफसेट है ना, इन 5 ऑफसेट मिल गए आपको, तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, सिम्पसन रूल लगा सकते हो। तो आप A1 की वैल्यू निकाल लेना विद द हेल्प ऑफ सिम्पसन रूल, और ये कहाँ तक लगाओगे, एरिया जस्ट बिफोर द लास्ट सेगमेंट या एरिया अप टू द सेकंड लास्ट सेगमेंट, है ना, या आखिरी वाले सेगमेंट का जो एरिया फिर निकालेंगे, इसको मैंने बोल दिया A2, ये जो यानी जो आखिरी वाला सेगमेंट है या डिवीजन है इसका एरिया जो निकाल लूंगा उसको मैंने बोल दिया A2, इसका एरिया मैं निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइडल। इतना भी आप इस तरीके से भी मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखो कभी कभी बोल सकता है कि आपको ट्रापेजॉइडल रूल लगाना ही नहीं है ना, आपको लगाना है सिम्पसन वन थर्ड रूल ही, तब आप क्या करोगे उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तो जान लेते हैं हम लोग। अब देखो कभी आपसे क्वेश्चन में बोल दिया नहीं नहीं आपको ट्रापेजॉइडल रूल नहीं लगाना, आपको सिम्पसन वाला रूल ही लगाना, तब बेटा क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे तब, कि जो भी हमारा जितने भी नंबर ऑफ ऑफसेट है ना, जो भी हमारे ऑफसेट है उसके नंबर को हम क्या करना चाहेंगे, इवन नंबर ऑफ ऑफसेट को ओड नंबर ऑफ ऑफसेट करना चाहेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो एडजेसेंट ऑफसेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज देखो बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पर दो ऑफसेट सेलेक्ट कर लिए, O7 और O8। यहाँ पर शुरू में देखिए कितने ऑफसेट थे, शुरू में अगर आप देख रहे तो टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट थे 8, यानी इवन नंबर ऑफ ऑफसेट थे। तो यहाँ पर तो आप सिम्पसन वन थर्ड रूल नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर सवाल में बोला कि आपको केवल सिम्पसन का रूल ही लगाना है तब क्या करोगे, तब क्या करेंगे कि हम कोई से भी दो एडजेसेंट ऑफसेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दो ऑफसेट सेलेक्ट कर लिए, O7 और O8। तो O7 और O8 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इनके बीच में O7 और O8 के बीच में, O7 और O8 जो ऑफसेट निकाला है इनके बीच में कहीं पर मैं एक मिड पॉइंट पे मैं एवरेज ऑफसेट की वैल्यू निकाल लूँगा। ये जो एवरेज ऑफसेट की वैल्यू रहेगी, ये O7 ऑफसेट प्लस O8 ऑफसेट का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा कि यहाँ पर जब मेरे पास नंबर ऑफ ऑफसेट कितने थे बेटा, इवन थे, तब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर एक दो एडजेसेंट ऑफसेट ले लिया, जैसे यहाँ पर O7 और O8 ले लिया। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं पर मैंने एवरेज ऑफसेट की वैल्यू निकाल ली, जो O7 प्लस O8 था, है ना, ये एवरेज ऑफसेट की वैल्यू निकाल ली। अभी तक मैंने आपको ये देख रहा था मैं कि यहाँ पर दो एडजेसेंट ऑफसेट की जो बीच की जो दूरी थी अभी तक कितनी थी बेटा, D दूरी थी। लेकिन जब आप एवरेज ऑफसेट के बीच में एक इंट्रोड्यूस कर लोगे, बीच में एक अतिरिक्त ऑफसेट इंट्रोड्यूस करोगे, तो दो पर्टिकुलर ऑफसेट के बीच की जो दूरी हो सकती है, दो एडजेसेंट ऑफसेट के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी मेरे को जब एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है बेटा, तो टोटल एरिया को आप दो भागों में निकालिए, A1 और A2। तो जब आप A1 एरिया निकालोगे तो दो एडजेसेंट ऑफसेट के बीच की जो दूरी है उसको आप D मानना, और जब आप A2 एरिया निकालोगे तो दो एडजेसेंट ऑफसेट के बीच की जो दूरी है उसको आप D/2 मानना।
तो इस तरीके से आप क्या करना, अपनी कैलकुलेशन को करना और आप क्या कर लोगे, टोटल एरिया निकाल लोगे। अब देखिए, इफ इन क्वेश्चन it is mentioned that total area has to be calculated in by Simpson rule only and offset are even in number, then in this case average of offset is taken between any two adjacent offset and hence the number of offset became odd enough। वही चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे काम को करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम आज टॉपिक। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर आपको सवाल में एक सवाल दिया है, वहाँ पर कुछ ऑफसेट दिए है ना, और आपको बोला है कि एरिया निकाल लिया। एरिया आप निकालिए, है ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बेटा। अब इस सवाल में बेटा क्या दिया है कि आपको परपेंडिकुलर ऑफसेट दिए हैं 5-5 मीटर के इंटरवल पे। 2.1 हो गया, 3.15 हो गया, है ना। और यहाँ पर ये 4.50 हो गया, 5.6 हो गया, 4.58 हो गया। और आपसे बोला कि जाइए और जाके एरिया निकाल लीजिए, जो भी एरिया इंक्लोज हो रहा है। तो आप क्या करिए बेटा, तब आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए, एक रफ डायग्राम बनाइए, तो आपको एनालिसिस हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सबसे पहले जाके देखेंगे कि ऑफसेट के नंबर कितने हैं। तो आप देखोगे कि जो ऑफसेट के नंबर है वो कितने हैं बेटा, 5। तो यहाँ पर अगर मुझे बोला जाता कि सिम्पसन रूल लगाना है कि नहीं, तो सिम्पसन 1/3 रूल में लगा सकता हूँ, ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफसेट कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं, ऑड है, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या बोला है कि एवरेज ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा एरिया निकाल लीजिए। तो क्या करना, जितने भी ऑर्डिनेट है ना, अगर मुझे एरिया निकालना है बाय एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, तो क्या करूँगा, मैं जितने भी ऑर्डिनेट है उनका एवरेज ले लूँगा और लेंथ ऑफ बेस से मैं इंटू कर दूंगा। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड को मैं लगा देता हूँ। तो क्या था बेटा, मेरे क्या थे, क्या क्या ऑर्डिनेट थे उनको मैं यहाँ लिख लूँगा, उनका एवरेज ले लूँगा। तो क्या क्या ऑर्डिनेट है, 2.10 प्लस 3.15 प्लस 4.5 प्लस 5.6 प्लस 4.58, पांचों ऑर्डिनेट थे उनको मैंने लिख लिया। फिर उनका मैंने डिवाइड बाई 5 करके एवरेज ले लिया। एवरेज ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, इनटू लेंथ ऑफ बेस कर दूंगा। अब देखिए, ये जितने भी ऑफसेट थे, ये कितनी, इसके इनके बीच की दूरी कितनी थी बेटा, 5 मीटर। तो यहाँ से मुझे जो भी लेंथ ऑफ बेस है वो मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ बेस कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज ऑर्डिनेट मेथड के द्वारा मैं एरिया निकाल लूंगा, जो भी आएगा। यहाँ पर शायद 177.87 आ रहा है। आप भी अपना कैलकुलेशन करिए और निकालिए एरिया। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए कि मैं बोलता कि जाइए और जाके ट्रपोजाइडल रूल लगाइए। अब ट्रपोजाइडल रूल में क्या करोगे आप, ट्रपोजाइडल रूल में बेटा आप क्या करोगे, आप एरिया निकालोगे तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख दीजिए, है ना। सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख दीजिए, जो भी फार्मूला आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले फार्मूला लिख दिया, और फार्मूले के हिसाब से हमारा क्या है, हमारा फर्ज है वैल्यू निकालना। तो फार्मूले के हिसाब से निकाली। यहाँ पर आप देखोगे कि जो दो ऑफसेट है या दो ऑर्डिनेट है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी 5 आ जाएगी ना। 5 लिख दो डी की वैल्यू। प्लस में या O1 और O5/2, ये पहला और आखिरी ऑर्डिनेट था, तो इनका प्लस कर दीजिए और इनको फिर आधा कर देना। तो यहाँ पर पहला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट को लिख दूंगा और इसका आधा कर दूंगा, यानी एवरेज वैल्यू लिख दूंगा। फिर प्लस करूंगा बीच में जो ऑफसेट है उनकी वैल्यू को मैं प्लस कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 3.15 प्लस 4.50 प्लस 5.6। तो आप देख रहे काफ़ी आसानी से मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाइनली आंसर आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 187 मीटर स्क्वायर। इसके द्वारा मैं ट्रपोजाइडल रूल के द्वारा भी मैं एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, अब सिम्पसन 1/3 रूल भी हम लगा ही देते हैं, तो उसके द्वारा हम एरिया निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मिटाना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको लगाने के लिए चीज़ क्या होनी थी, नंबर ऑफ ऑफसेट क्या होने थे, कोड होने थे। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ ऑफसेट है, आप देखोगे क्या है,
5 है यानी ऑड है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो एरिया बाय सिम्पसन बंटल रूल कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू डी बाई 3 प्लस O1 प्लस ओ एन यहाँ पे था 5 है ना, प्लस में 4 टाइम्स ई वन वाले ही होंगे ना, 5 है ना, हाँ नंबर ऑफ ऑफसेट 5 है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ई वन वाले, 1 2 4, हाँ, O2 प्लस O4 प्लस 2 टाइम्स क्या थे, ऑड वाले ऑफसेट, उसको आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, इस तरीके से क्या होगा बेटा, इस फार्मूले के द्वारा क्या होगा, आपका एरिया आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सिम्पसन वन टर्न। तो मैं यहाँ से एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है ना। तो अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं काम करना है। तो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिम्पसन वन थर्ड रूल के द्वारा भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अब जो भी आएगा एरिया आपको यहाँ नोट डाउन करना है। बेटा आपने देखा कि काफ़ी सिंपल तरीके हैं एरिया को निकालने के, बस फार्मूला हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, सिंपल चीज़ बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एरिया ये टॉपिक हमारा थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर बेटा मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ चेनेज पर ऑफसेट की वैल्यू दी है, 0 मीटर के चेनेज पे कुछ ऑफसेट की वैल्यू दी है, यानी 11 मीटर दिया है। फिर 10 मीटर के ऑफसेट पे, 10 मीटर के चेनेज पे कुछ ऑफसेट की वैल्यू दी है। इसी प्रकार से मैंने 60 65 70 मीटर के चेनेज पे कुछ ना कुछ ऑफसेट की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर मुझे बोला है कि आप एरिया निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल। तो यहाँ मैं क्या करूँगा बेटा, बताइए यहाँ क्या कर सकता हूँ, बताइए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा एरिया निकालने की, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी क्या होता है बेटा, दो एडजेसेंट ऑर्डिनेट या ऑफसेट के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ मुझे पता है कि 10-10 मीटर के चेनेज के बाद क्या करा है मैंने, ऑफसेट निकाला है। तो यहाँ डी की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 10 होगी। लेकिन ये जो डी की वैल्यू होगी, ये चेन है 60 मीटर तक ही 10 होगी, डी की वैल्यू 10। लेकिन बियॉन्ड 60 आप क्या कर रहे हो, 5-5 मीटर के इंटरवल के बाद क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो 60 मीटर के बाद अगर आप चेंज कर रहे हो तो वहाँ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर अगर मुझे ट्रापेजॉइडल रूल लगाना है, तो यहाँ पर भी मैं एरिया दो भागों में निकालूंगा, है ना। जो टोटल एरिया होगा उसको मैं दो भागों में निकालूंगा, A1 प्लस A2। तो 60 मीटर चेनेज तक जो एरिया निकालूंगा उसको मैं A1 बोल दूंगा, और 60 से 70 मीटर चेन के बीच के जो चेनेज है, 60 से 70, वहाँ के बीच के जो एरिया निकालूंगा मैं, उसको मैं बोल देता हूँ A2। तो आप क्या करोगे, A1 प्लस A2 कर दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा बाय ट्रापेजॉइडल, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप A1 वाला जो एरिया निकालोगे, तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है 10, और A2 वाला जब एरिया निकालोगे तो यहाँ डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, है ना, खुद ही देख रहे हैं आप। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने बता ही दिया था कि कभी भी काम करोगे तो रफ फिगर बनाना है, ठीक है, रफ फिगर बना के काम करना है। तो आइए हम लोग इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया A1 निकाल सकते हैं, फिर A2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, A इक्वल टू A1 प्लस A2। तो सबसे पहले हम A1 का एरिया क्या होता है वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर A1 में हम A1 की बात करूँ तो यहाँ पर D जो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्डिनेट है वो कितना है, 10 मीटर। तो उसको मैंने लिख दिया बेटा, क्योंकि 10-10 मीटर के चेनेज के बाद मैं ऑफसेट मेजर कर रहा था, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने इसको। अब ब्रैकेट में क्या करना है आपको, ब्रैकेट में यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो जो A1 जो एरिया बन रहा था, यहाँ पर जो पहला ऑफसेट था और आखिरी ऑफसेट था उसको ले आऊंगा और उसका सम कर दूंगा और आधा कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि A1 के लिए स्टार्टिंग ऑर्डिनेट 11 था, लेकिन एंडिंग ऑर्डिनेट कितना था, 14 था। इनको प्लस कर दो फिर आधा कर दो,
और बीच में जो भी ऑर्डिनेट है जैसे आपका 13, 15, 11.5, 12, 10.8, इनको आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैं इनको ऐड भी कर देता हूँ। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं केवल फार्मूले का अप्लाई कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको एरिया A1 मिल जाएगा बेटा। जब आप एरिया A2 निकालोगे बेटा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डी की वैल्यू देखोगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, क्योंकि आप पाँच पाँच मीटर के इंटरवल के बाद क्या कर रहे हो, चेनेज ले रहे हो। आपने 60 मीटर के चेनेज पे ऑफसेट निकाला है, फिर 65 मीटर वाले चेनेज पे आपने ऑफसेट निकाल लिया, फिर आप 70 मीटर के चेनेज पे आपने ऑफसेट निकाला, यानी डी की वैल्यू 5 लेनी है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जब मैं A2 निकालूंगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑर्डिनेट कितना है, 14। 14 पिछले A1 के लिए 14 क्या था, लास्ट ऑर्डिनेट था, लेकिन A2 के लिए जो 14 है वो स्टार्टिंग ऑर्डिनेट होता है। तो 14 यहाँ वापस से लिखा आएगा, मिस नहीं करना है ना। और यहाँ पर जो लास्ट ऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 12, है ना। तो इनको प्लस कर देंगे दोनों को, 14 + 12 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, प्लस बीच में जो भी ऑर्डिनेट आ रहा उसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे A1 और A2 की वैल्यू मैंने निकाल ली, इनको प्लस कर दूंगा तो टोटल एरिया मिल जाएगा दैट इज एनक्लोज्ड, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 878 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका ये। ठीक है बेटा, तो काफ़ी अच्छे से हमने चीज़ों को कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग अब चालू करते हैं हमारा क्या, नाउ वी विल कवर व्हाट बेटा, नाउ वी विल कवर अवर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करना है आपको, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम का मेजरमेंट भी काफ़ी आसान तरीके से है, ठीक है। अब देखो ये दोनों अब यहाँ पर वॉल्यूम का मेजरमेंट मैं बता लेता हूँ आपको। वॉल्यूम के मेजरमेंट क्यों करना है, सबसे पहले तो ये प्रश्न आ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क आपको करना है, सबसे पहले आपको प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज से गुजरना पड़ेगा। तो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम का। अगर आपने कंप्यूटेशन कर लिया वॉल्यूम ऑफ वेरियस क्वांटिटी, वेरियस क्वांटिटी तो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है बेटा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार आप ये जो वेरियस क्वांटिटी है इनका मेजरमेंट कर लोगे, उसके बाद ही आप प्लानिंग और डिज़ाइन कर पाओगे सिविल इंजीनियरिंग वर्क का। ये चीज़ें मैं आपको बोलूँगा। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि जाइए और रोड की प्लानिंग करिए, तो अब रोड वर्क आप करना है आपको, या फिर एम्बैंकमेंट बनाना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी कटिंग करनी है अर्थ वर्क की, कितनी फिलिंग करनी है अर्थ वर्क की, तो आप कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क रिक्वायर्ड होगा अपनी साइट पर। मान लीजिए कि आपने कुछ पर्टिकुलर कटिंग करी है अर्थ वर्क की, कुछ पर्टिकुलर आपको फिलिंग भी करनी है अर्थ वर्क, है ना। अब कटिंग की जो मात्रा है मान लीजिए वो फिलिंग की मात्रा से कम है, तो आपको अतिरिक्त अर्थ वर्क लाना पड़ेगा फॉर फिलिंग पर्पस। तो सारी चीज़ों का रोल जो है वो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम पे आके टिक जाता है। इसलिए हमको मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा तो हम इसमें डिस्कस करते नहीं है थ्योरी में, क्योंकि हमारा मेन एम है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हमारा मेन एम है क्वेश्चन सॉल्व करना, इसलिए हम ज़्यादा थ्योरी पे जाते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि बहुत बड़ा सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, लार्ज इंजीनियरिंग वर्क है, तो डायरेक्ट आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करके वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि छोटे छोटी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, लार्ज इंजीनियरिंग वर्क है तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ मिलकर एक लार्ज इंजीनियरिंग वर्क बनेगा। तो डायरेक्टली आप लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट नहीं करेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको निकालना है, लार्ज इंजीनियरिंग वर्क करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर दूरी के बाद, जैसे हमने एरिया का मेजरमेंट करा था, एक पर्टिकुलर दूरी के बाद हमने क्या करा था, ऑर्डिनेट या ऑफसेट मेजर करा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि जब हमको मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम करना है, तो एक पर्टिकुलर दूरी के बाद, डी दूरी के बाद, हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट की जगह यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब देखो सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको, प्रीवियस फॉर्मूले याद आ जाएंगे मुझे आशा है।
आशा नहीं, भरोसा है मुझे आप पे। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा कि यहाँ पर पहला जो मेथड है, मैं एंड एरिया फार्मूला बताने वाला हूँ। अब इसको आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये कुछ ना कुछ मुझे ट्रेपेजॉइडल रूल जैसा दिख रहा है ना। बस सर, यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल में ऑफसेट या ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखता था जहाँ पर मैं, वहाँ पर अब आ गई है मेरी एंड एरिया में किसकी वैल्यू आ गई, एरिया वाली वैल्यू आ गई है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। यहाँ पर जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है बाय एंड एरिया फार्मूला, कुछ नहीं करना है, दो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है उनके बीच की जो दूरी है वो डी बोल दी है मैंने। यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, एक पर्टिकुलर जगह पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, फिर डी दूरी के बाद वापस क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया आपने, है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या करा बेटा, आपने क्या करा, वही चीज़ लगाई है जो ट्रेपेजॉइडल रूल में लगाई है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेट या ऑफसेट की जगह आपने एरिया वाला टर्म लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको करना है चीज़ों को। अब इसी प्रकार से अब आप देख लीजिए प्रिस्माइडल रूल, तो ये हल्का हल्का आपको सिम्पसन रूल जैसा दिखेगा, है ना। सिम्पसन रूल में जहाँ पर ऑर्डिनेट लिखा था, वहाँ पर यहाँ पर जब प्रिस्माइडल रूल में वहाँ पर आपने क्या लिख दिया, एरिया लिख दिया। ठीक है, ओ वन ओ एन की जगह ए वन और ए एन लिख दिया है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें वही है। अब मैंने बोला काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ वही है, तो सिम्पसन रूल में बेटा जब मैं बोलता था कि सिम्पसन रूल कब लगाऊंगा मैं, जब मेरा ऑफसेट कैसे होंगे, ऑफसेट होंगे ओड नंबर में होंगे, ओड नंबर ऑफ ऑफसेट होंगे। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रिज्माइडल रूल लगाना है आपको, अगर आपको प्रिज्माइडल रूल लगाना है तो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैसे होने चाहिए, वो ओड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट की जगह मैंने एरिया वाला टर्म लिख दिया है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे होना चाहिए, आपके ओड इन नंबर होने चाहिए। नोट में मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन कैसे थे, इवन हो जाते नंबर में, तब क्या करते, सिमिलरली आपने एरिया को दो भागों में निकाला था, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को दो भागों में निकालेंगे, V1 और V2। तो सेकेंड लास्ट जो क्रॉस सेक्शन है, लास्ट क्रॉस सेक्शन के जस्ट पहले तक का जो क्रॉस, जितने भी क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं उनका सम निकाल लेंगे प्रिस्माइडल रूल से। और जो लास्ट में जो दो क्रॉस सेक्शन बन रहे हैं, लास्ट में जो दो क्रॉस सेक्शन बच बच रहे हैं, उन दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लेना एंड एरिया फॉर्मूले पे। वही चीजें हैं, काफी सारी सिंपल चीजें। अब देखो एक और चीज है, अगर आपको बोल दिया कि नहीं तुम्हें तो केवल लगाना है प्रिस्माइडल रूल ही, तब आपने क्या करा था वहां पर, जब आपको बोला था कि आपको केवल लगाना है सिम्पसन वन थर्ड रूल, तब आपने क्या करा था, एक अतिरिक्त ऑफसेट इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अतिरिक्त, अगर हमको बोला कि आपको केवल प्रिस्माइडल रूल ही लगाना है, तब हम यहाँ पर भी एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ जब हम वहाँ निकालते थे, तो हम एक पर्टिकुलर O7 और O8 हमने निकाला था और डायरेक्ट उन दोनों का क्या कर दिया था, आधा कर दिया था। तो नया नया एक एवरेज ऑफसेट हमारे पास आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है कि दो एंड क्रॉस सेक्शन को ऐड कर लेना है और डिवाइड बाई टू करना है, ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पर हमको कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। तो वो अतिरिक्त प्रयास जो करना है वही मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एंड पर दो क्रॉस सेक्शन बने हुए थे उनके डायमेंशन पहले नोट डाउन करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ बेटा पहले। यहाँ पर बेटा आप देखिए कि यहाँ पर पहले तो पहले जो दो क्रॉस सेक्शन बने हैं उनके डायमेंशन लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे पहला जो क्रॉस सेक्शन है उसके डायमेंशन मैंने लिख दिए, तो यहाँ पर मैंने L1 बोल दिया बेटा 10 मीटर है, और B1 बोल दिया मेरा 20 मीटर है। सिमिलरली ये एंड पे जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वापस, इसके भी मैं डायमेंशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने L2 बोल दिया बेटा 20 मीटर है, और B2 की वैल्यू कितनी है, 30 मीटर। ये देखिए 30 मीटर। तो इसको पहले मुझे लिख लेना है, और यहाँ पर L1 और L2 के द्वारा मुझे एल एवरेज की वैल्यू निकालनी है, और B1 और B2 के द्वारा बी एवरेज की वैल्यू निकालनी है। फिर इन एल एवरेज और बी एवरेज के द्वारा मुझे एरिया की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आइए यहाँ पर मैंने क्या करा, L1 और L2 के द्वारा एल एवरेज की वैल्यू निकाल ली,
और B1 और B2 के द्वारा बी एवरेज की वैल्यू निकाल ली, और उसके द्वारा हम एवरेज एरिया निकाल लेंगे ये इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में। मान लीजिए कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में दूरी होती 10 मीटर। तो ये जो नया क्रॉस सेक्शन है ये कहाँ पे मैंने बोला, ये नया क्रॉस सेक्शन जो है वो कितनी दूरी पे होगा बेटा, लगभग आधी दूरी पे, 5 मीटर पे होगा, है ना। पहले इन दोनों ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन के बीच की दूरी कितनी थी, 10 मीटर थी। तो आप जो दो दो क्रॉस सेक्शन के बीच की आप दूरी कितनी हो जाएगी, वापस से नए केस में आधी हो जाएगी। जैसे D/2 हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करनी है। तो देखिए काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें हैं, है ना, तो मैंने आपको बता दी है। और जहाँ पर यहाँ पर कुछ चीज़ अलग हो रही थी, तो वो अलग चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने नोट, if only this minor rule is to be applied, then area halfway between the section is interpolated by averaging the side of the end section, averaging the side of the end section, not by averaging the end area। एंड एरिया का एवरेज नहीं लेना है, A1 + A2/2 नहीं करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए अब इस क्वेश्चन को करिए आप। अब यहाँ पर क्या बोला है बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला एक रेलवे एम्बैंकमेंट दिया है जिसका जो टॉप विड्थ है वो आपको दिया 16 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर बोला है उन्होंने साइड का स्लोप है वो है 1:2, 1:2 साइड स्लोप दिया है। आप एम्बैंकमेंट की आपको हर 20 मीटर के इंटरवल के बाद एम्बैंकमेंट की सेंट्रल हाइट दी है, ठीक है। पहले तो आप देखिए कि ये जो कार्रवाई करनी है कितने इंटरवल में करनी है, 100 मीटर के इंटरवल में करनी है ना। एक मिनट, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है बेटा। यहाँ पर आपको एक रेलवे एम्बैंकमेंट दिया है जिसका जो टॉप विड्थ है वो 16 मीटर दिया है, और साइड स्लोप दिया है 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, है ना। और हमने यहाँ बोला है कि जो हमारा ग्राउंड है इट इज अज्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स लाइन, और हमको बोला है कि वॉल्यूम कंटेंट निकालिए 100 मीटर की लंबाई में। और उसने क्या बोला है कि सेंट्रल हाइट दिया है हर 20 मीटर के इंटरवल, और कितना कितना दिया है वो यहाँ लिखा भी हमारा, जैसे 2 दिया है। फिर अगले 20 मीटर के इंटरवल के बाद हम सेंट्रल हाइट निकालेंगे, शायद 4.5 दिया है। फिर वापस से हम निकालेंगे हर 20 मीटर के इंटरवल के बाद, तो सेंट्रल हाइट की कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रल हाइट है, इस सेंट्रल हाइट को मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे इस सेंट्रल हाइट को मैं बोल देता हूँ एक्स, है ना। जब भी मैं इस यहाँ पर ये जो सेंट्रल हाइट है इसको मैं बोल देता हूँ बेटा एक्स मीटर, है ना। यहाँ पर वो एक्स की वैल्यू 0 मीटर के चेनेज पे है 2 मीटर, 20 मीटर के चेनेज पर है 4.5 मीटर, 40 मीटर के चेनेज पर है बेटा 4 मीटर। तो इनको मैं अभी जनरल बोल देता हूँ, सेंट्रल हाइट की वैल्यू है एक्स, है ना। फॉर्मूला मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मुझे वॉल्यूम निकालना है किसे, बाय एंड एरिया मेथड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे पहले तो हर जो 20-20 मीटर का जो इंटरवल है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, A0 जो चेनेज है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लूंगा। A20, A20 वाली जगह पे मुझे निकालना पड़ेगा, इसको मैं बोल देता हूँ A1 बोल देता हूँ, फॉर्मूला लगाने में आसानी होगी, ठीक है। 0 मीटर के चेनेज पे जो एरिया निकालूंगा उसको मैंने A1 बोल दिया। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे लगभग 6 क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 20-20 मीटर के इंटरवल पर है। तो यहाँ पर मुझे काम कैसे करना है, तो मुझे जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ रेलवे एम्बैंकमेंट है तो उसका पहले मुझे शेप देखना पड़ेगा, उसका शेप कैसा बनेगा, वो ट्रेपेजॉइडल शेप में बनेगा। तो यहाँ पर मुझे अगर साइड स्लोप पता है तो जो बेस बेस लेंथ है एम्बैंकमेंट की वो निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पर मैं अगर बेस लेंथ निकालूंगा तो ये ऊपर का 16 है, तो यहाँ पर अगर x मीटर की सेंट्रल हाइट है तो इस तरफ ये जो दूरी होगी वो हो जाएगी 2x, है ना। और सिमिलरली इस तरफ जो एक अतिरिक्त जो दूरी आएगी वो हो जाएगी 2x। तो यहाँ से बेटा मुझे एक जो बेस पर जो लंबाई मिल जाएगी एम्बैंकमेंट की वो मिल जाएगी 16 + 4x मिल जाएगी, ठीक है।
ये मैंने निकाली विद द हेल्प ऑफ व्हाट साइड स्लोप। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे बेटा कि अगर मैंने आपसे बोला कि जाइए एरिया और ट्रपोजॉइड निकालिए, है ना, एम्बैंकमेंट निकालिए जो कि ट्रपोजॉइड के शेप में, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पैरेलल साइड का सम, है ना, आप दोनों पैरेलल साइड का सम कर देना, 16 और 16 प्लस 4x आप सम कर देना, और उसके बाद उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हो आप लोग। फिर यहाँ पर इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है x, जो सेंट्रल हाइट है, उसको आप उसका बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ ट्रपोजॉइड मिल जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी अराउंड व्हाट बेटा, 16 प्लस 2x इंटू एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को करोगे और यहाँ से आप ए वन की वैल्यू निकालोगे। अब जब आप ए वन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए वन के केस में कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर ए वन निकालूंगा मैं, तो अब मुझे एक्स की जगह कितना लिखना है बेटा, 2 लिखना है। तो यहाँ से मुझे ए वन की वैल्यू आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 40 मीटर। अब आप जाइए कहाँ पर, 20 मीटर के चेनेज पे, तो वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ की वैल्यू निकाल लीजिए A2। तो A2 की वैल्यू आप निकाल लेना, तो A2 की वैल्यू बेटा आ जाएगी, इट विल कम आउट टू बी अराउंड व्हाट योर, इट विल कम आउट टू बी अराउंड व्हाट, 16 प्लस 2x इंटू एक्स करिए आप। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है, 20 मीटर के चेनेज पे ऑफसेट की वैल्यू कितनी है, 4.5 मीटर। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दीजिए 4.5 मीटर बेटा। तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकाल लेना, तो ये आ जाएगी आपकी 112.5। सिमिलरली अगर आप A3, A4, A5 इनकी वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ से बेटा अगर आप ये सारे काम करोगे तो आपको A3 की वैल्यू मिल जाएगी। A3 की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर A3 की जब वैल्यू निकालोगे तो 96 मीटर स्क्वायर आएगी, और यहाँ पर जो आपको x की वैल्यू रखनी है A3 के लिए, वो x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 4 रखनी है, 4 मीटर, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि आप अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, बाय पुटिंग द सेंट्रल हाइट दैट इज गिवन एट ईच 20 मीटर इंटरवल। यहाँ से A1, A2, A3, A4 की मैं वैल्यू निकाल लूंगा। अब A4 निकालूंगा तब मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, A4 मेरा आ जाएगा अराउंड 80.5 मीटर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है 16 प्लस 2x इंटू एक्स, है ना, तो यहाँ पर A4 के लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3.5। और जब यहाँ पर मैं A5 निकालूंगा बेटा, तो A5 आप निकालोगे तब आप x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 2.5। यहाँ से A5 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब आप A6 निकालोगे तब आपको x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.5। ये देखिए सेंट्रलाइट दिया है 1.5। तो यहाँ से आप A5 A6 की वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी थी इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, तो इस प्रकार से मुझे प्रक्रिया को करना पड़ेगा। मुझे हर हर 20-20 मीटर के इंटरवल पे जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ पर उस वैल्यू को मुझे फिर फार्मूला में लगाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकालना सीख लेते हैं। पहले पेन का कलर वापस से बदल लेता हूँ बेटा। चलिए, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं लगा देता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर जब मैं एंड एरिया मेथड लगाऊंगा, इट इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रपोजॉइडल मेथड, सिमिलर टू ट्रपोजॉइडल मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्बैंकमेंट है वो ट्रपोजॉइडल शेप का ही है। और ये कैसे पता चला मुझे, यहाँ पर लिखा था कि यूज एंड एरिया मेथड। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझे पता होती है, एम्बैंकमेंट जनरली होता ही है ट्रपोजॉइडल शेप का। अगर नहीं भी अगर मेरे को ये स्ट्राइक नहीं होता लेकिन मुझे यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन में कि यूज एंड एरिया मेथड, तो इसके द्वारा भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये फार्मूला बनाना पड़ेगा। ये 16 प्लस 2x इंटू एक्स जो फार्मूला बनाया है हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने, सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आप कितने मीटर के इंटरवल के बाद आप चेनेज ले रहे हैं, 20 मीटर के बाद। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 आ जाएगी। और यहाँ A1 क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी, है ना।
और ये ए एन क्या है यहाँ पर, लास्ट वाला 6 है ना, ए एन क्या है यहाँ पर, A6 है। यहाँ पर A6 की वैल्यू आप रख देना तो वो है 28.5 आ जाएगी। फिर A2 की वैल्यू रख देना, A3 की रख देना, A4 की रख देना, और ये कहाँ तक जाएगा, A5 तक जाएगा बेटा आपका। इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी वैल्यू रख दोगे क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, जो एम्बैकमेंट का जो टोटल वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा, है ना। 100 मीटर की लंबाई में जो भी टोटल वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या चीज़ है। हाँ, ये सिमिलर कंसेप्ट है, जो अभी हमने जो ट्री का कंसेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर ही निर्भर है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बोला, यूजिंग प्रोस्माइडल रूल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर डीप पिट, whose top and bottom dimension are these and these। ठीक है, तो यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉप डायमेंशन को लिखना है इस क्वेश्चन में। और आपने लिख दिया टॉप डायमेंशन को जो भी थी, है ना। लेक्चर को जल्दी कवर करना है तो कुछ वैल्यू मैं पहले ही लिख के रखता हूँ बेटा, है ना। और यहाँ पे बॉटम डायमेंशन को भी मैंने लिख दिया, बॉटम डायमेंशन कितना है मेरा, ओके एक मिनट, 10 20 20 40, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या था, मेरा बी था, ये एल था, ये बी था, ये एल था, है ना। तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में जो मेरी टॉप डायमेंशन थी दैट इज 10 मीटर, एक मिनट छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हमने यहाँ पर बेटा क्या करा है कि जो जो आपका पीठ था उसका वॉल्यूम हमको निकालने का बोला है। और उस पीक का वॉल्यूम आपको कितने मीटर के इंटरवल में निकालना है, 5 मीटर के इंटरवल पे निकालना है। और उस पीक का टॉप डायमेंशन आपको दिया है और बॉटम डायमेंशन भी दिया है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि हमें प्रिस्माइडल रूल लगाना है। अब प्रिस्माइडल रूल लगाने के लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितने होने चाहिए बेटा, ऑड नंबर में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको डायमेंशन जिस प्रकार से दिए, तो यहाँ पर टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितने रहेंगे, दो ही क्रॉस सेक्शन एरिया रहेंगे। तो हमको एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, उसको हमको बीच में चाहिए वो अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कैसे निकालेंगे वो अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने बात करी थी अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एल एवरेज रहेगा वो एल टॉप प्लस एल बॉटम बाई 2 के द्वारा आप निकाल लोगे, है ना। और यहाँ पर आपको बी एवरेज चाहिए अगर, तो वो बी एवरेज भी जो बी है टॉप पर विट, और जो बॉटम पे विट है उसको प्लस करके उसका एवरेज के द्वारा आप निकाल सकते हैं एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, यानी ए एवरेज आएगा जो बीच में, तो वो उसको मैं एल एवरेज इंटू बी एवरेज बोल दूंगा बेटा। इसके द्वारा मैं चीज़ों को कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग उसको करते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आपसे डी की बात करूँ, तो डी आपने क्या बोला था, आपने डी क्या बोला था कि डी की वैल्यू थी सर 5 मीटर। लेकिन ये 5 मीटर कब होती है, अगर टॉप डायमेंशन और बॉटम डायमेंशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त डायमेंशन भी हमने बीच में इंसर्ट करा, यहाँ पे जो डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो वो कितनी हो जाएगी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो 5/2 हो जाएगी, यानी 2.5 मीटर हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही है, हमने वो जो ट्रिक पढ़ी थी उसको मैं अप्लाई करना यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम एक अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, एक अतिरिक्त क्या करते हैं, एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप निकालिए, जो एल एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 30 मीटर। अब यहाँ से आप बी एवरेज निकालिए तो ये आ जाएगा अराउंड आपका 15 मीटर, 15 मीटर ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप ए एवरेज निकाल लेना बेटा, तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 × 15 करोगे तो इस प्रकार से आपने क्या करा, एक अतिरिक्त क्रॉस सेक्शन एरिया को भी इंसर्ट कर दिया। अब आपको पिटमाइडर रूल लगाना है, तो सबसे पहले तो आप फार्मूले को लिख दीजिए यहाँ पर।
अब यहाँ पर प्रिज्माइडल रूल में सबसे पहले प्लस करना है पहले वाले कोऑर्डिनेट को और पहले वाले क्रॉस सेक्शन को और आखिरी वाले क्रॉस सेक्शन को। कोऑर्डिनेट निकल गया मुझसे गलती से, ठीक है। तो पहले वाले क्रॉस सेक्शन को, पहला वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो कितना था आपका 10 × 20, और प्लस में आप क्या करोगे लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया को प्लस कर देना, प्लस 4 टाइम्स बीच में जो सेकंड नंबर का जो क्रॉस सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है उसकी वैल्यू, बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 450 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इस तरीके से आप चीज़ों को हल हल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कंटेंट आ जाएगा। 5 मीटर का जो डीप डीप पीट है उसमें जो वॉल्यूम कंटेंट आ जाएगा, वॉल्यूम कंटेंट जो भी होगा वो आपके पास उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चीज़ें आसान है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है आपको, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक क्या थी और ट्रिक अप्लाई कैसी करनी है वो चीज़ें भी सिखा दी, ठीक है। अब 5 या 10 मिनट में हम थोड़े से जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मेज द कॉलम वगैरह ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे होते हैं और इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन लिखा होता है, तो हम ये चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अतिरिक्त चीज़ थी, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले टोटल स्टेशन की मैं बात करता हूँ। तो बेटा टोटल स्टेशन जो होता है हमारा, जो टोटल स्टेशन जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये हमने ईडीएम में पढ़ा था जब हमने, जो लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने ईडीएम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करा था। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, वहाँ हमने इसके बारे में डिस्कशन करा ही था। यहाँ पर जो कैरियर वेव होती है बेटा हमने बात करी थी, टोटल स्टेशन के केस में जो कैरियर वेव होती है वो क्या होती है, इंफ्रारेड वेव होती है ना। और कैसे फंक्शन होता है, किस प्रिंसिपल के आधार पे टोटल स्टेशन काम करता है, ये चीज़ें हमने बात कर ली थी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ईडीएम पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये टोटल स्टेशन होता है बेटा, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट प्लस थियोडोलाइट। और ये जो थियोडोलाइट होती है ये कौन सी थियोडोलाइट है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है ना। तो यहाँ पर मैं टोटल स्टेशन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा टोटल स्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम इंस्ट्रूमेंट होता है, विच इज़ ऑल्सो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। तो मैंने यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा जो हमारा टोटल स्टेशन है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम एंड थियोडोलाइट। अब ईडीएम क्या निकालता है बेटा, आपकी डिस्टेंस निकालता है, तो थियोडोलाइट क्या निकालता है, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल निकालता है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि सर माय टोटल स्टेशन कैन मेजर बोथ डिस्टेंस एज वेल एज एंगल। ये पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, मैंने यहाँ लिख के भी रखे हैं पॉइंट। अब देखिए कुछ टोटल स्टेशन में एक माइक्रो प्रोसेसर, चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, डाटा कलेक्शन की कैपेसिटी होती है। कुछ ना कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं टोटल स्टेशन के बारे में, ठीक है। फंक्शन क्या करता है टोटल स्टेशन, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए टोटल स्टेशन क्या होता है बेटा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, मैंने बताया था। तो यानी ये डिस्टेंस भी मेजर कर लेगा और हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल भी मेजर कर लेगा और टोटल स्टेशन। अब इसके अंदर बेटा माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड होता है। अब क्या होगा, इसके द्वारा आप डाटा को कलेक्शन भी कर लोगे, डाटा का स्टोरेज भी कर लोगे टोटल स्टेशन के अंदर, ठीक है। और ये जो डिवाइस होता है ये कैसा होता है, बैटरी ऑपरेटेड रहता है। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द इंस्ट्रूमेंट सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विंग इंस्ट्रूमेंट इज बैटरी ऑपरेटेड। आपको पता होना चाहिए बैटरी ऑपरेटेड होता है आपका टोटल स्टेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने उसके फंक्शन भी लिख दिए, इट इज यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल एज वेल एज स्लोपिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर जो यूनिट रहता है वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, जो भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे और उसके द्वारा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालता है। अब वो क्या पर्टिकुलर वैल्यू निकालता है देख लीजिए, जो भी आपने मल्टीपल एवरेज निकाल, मल्टीपल एंगल मेजर करा उनका एवरेज निकाल लेगा, मल्टीपल डिस्टेंस का एवरेज निकाल लेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेगा, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लेगा, एलिवेशन भी निकाल सकता है, या ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट निकाल सकता है। हमारा टोटल स्टेशन इतने सारे काम कर सकता है। कुछ अतिरिक्त चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ,
ये एक बहुत कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, है ना। और आप इसको हालांकि आप इसको आसानी से फील्ड पे कैरी भी कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को आप आसानी से फील्ड पे कैरी भी कर सकते हैं। और ये अवेलेबल होता है मार्केट में विद डिफरेंट एक्यूरेसी, है ना। और डिफरेंट एक्यूरेसी इन एंगल मेजरमेंट एंड डिफरेंट रेंज ऑफ मेजरमेंट, है ना। और ये आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको अतिरिक्त चीज़ें थी वो मैंने बताने की कोशिश करी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है एक बार। इट कैन बी इजीली कैरिड टू द फील्ड, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। Total station with different accuracy in angular measurement and different range of measurement are available in the market, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ना कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उनके भी हल्के से हम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका हैंड लेवल, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, लेवलिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसीलिए आप इसको हाथ में पकड़ के काम कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर स्मॉल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हैंड इन हेल्ड बाय लेवलिंग, ठीक है। तो इसका प्रयोग आपको रिकोनाइसेंस सर्वे करना है या प्रिलिमिनरी सर्वे करना है, यानी जनरल टोपोग्राफी, आपको फील्ड की टोपोग्राफी के बारे में पता करना है, तो आप हैंड लेवल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एबने लेवल होता है। अब एबने लेवल में आप एक अतिरिक्त फंक्शन ये हो जाता है बेटा कि इसको आप हैंड लेवल की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं। इसके द्वारा आप स्लोप का, ग्राउंड पर जो स्लोप है, मेजरिंग ऑफ स्लोप भी आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्लाइनोमीटर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक इंडियन टेंजेंट क्लाइनोमीटर होता है, इसको आप टेंजेंट क्लाइनोमीटर भी बोलते हैं। इसके द्वारा भी आप दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग लाइन ऑफ साइट। अब इसका प्लेन टबलिंग सर्वे में भी इसका प्रयोग हो जाता है बेटा, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट है ना। अब देखिए यहाँ पर एक है हमारा साइक्लोन घाट रेसर, इसके द्वारा भी हम स्लोप का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्सटेंस होता है, उसके द्वारा भी हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये रहता है बेटा कि यहाँ पर दो मिरर रहते हैं, जो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इकट्ठा एक साथ साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। There is arrangement of two mirrors which enables observer to sight two different objects simultaneously. इसके दो प्रकार होते हैं, नॉटिकल सेक्शन भी होता है, बॉक्स सेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी लिख दी है मैंने कुछ, इसके बारे में इतना डीप में नहीं जाना, इतना ध्यान रखना है कि ओरिजेंटल वर्टिकल एंगल मेजर करने में इसका प्रयोग करा जाता है, ठीक है। अब देखिए और आगे और कौन से इंस्ट्रूमेंट है। हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट और लीनियर मेजरमेंट में ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिए थे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, यहाँ पर ईएस के प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे तो शायद कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि चार इंस्ट्रूमेंट के नाम इधर दे दिए इन्होंने, तो चार फंक्शन दे दिए इधर, तो मेक द फॉलोइंग बोल दिया आपको। आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पर एक साइड स्क्वायर होता है जिसके द्वारा आप दो लाइन को राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे सेट कर सकते हैं। फिर माइनिंग डायल भी रहता है, माइनिंग डायल DIAL, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ थियोडोलाइट रहता है जिसके अंदर बिल्ट इन कंपॉक्स रहता है। कंपॉक्स के द्वारा मैंने बताया था आपको, कंपॉक्स क्या करता है, डायरेक्शन और सर्वे लाइन दे देता है आपको। थियोडोलाइट क्या देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं थियोडोलाइट के द्वारा। फिर एक ब्रंटन कंपॉक्स या ब्रंटन प्रॉकेट ट्रांजिट रहता है ना। ये कॉम्बिनेशन रहता है कंपॉक्स का और क्लाइनोमीटर का, ठीक है। फिर एक देखो पेंटाग्राफ, पेंटाग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर। पेंटाग्राफ क्या करता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लान बनाया है, उसको लार्ज करना है, छोटा करना है ना। ये एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बेटा, है ना पेंटाग्राफ। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, और आपके पास कोई प्लान है, ऑलरेडी ड्रॉ करा है आपने वो प्लान, उस प्लान को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो विद द हेल्प ऑफ पेंटाग्राफ आप ये सारे काम कर सकते हैं। फिर एक आइडोग्राफ भी होता है, इसका भी सिमिलर फंक्शन रहता है ऐसे पेंटाग्राफ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे माइनर इंस्ट्रूमेंट थे उसके बारे में भी हमने जान लिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली है, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में पढ़ाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं थ्योरी में आपको कवर करवाता हूँ। ठीक है बेटा, आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ। मेरी आशा है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके।